हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। 9th ऑफ नवंबर को आते हैं 3 इम्पॉर्टेंट डेज। हमने 10th नवंबर की नहीं आज कवर कर रहे, हम 9th यानी कि कल के हम जो इम्पॉर्टेंट डेज है वो आज हम कवर करेंगे। तो 9th नवंबर को 3 इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। कौन सा है? नेशनल लीगल सर्विसेज डे। तो ये वाला जो डे है इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू कमेमोरेट द कमेंसमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। 1987 के अंदर आया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। और वो वाला जो एक्ट आया था वो फोर्स में कब आया था? यहाँ पे ये कमेंस हुआ था 87 के अंदर जो एक्ट था ये कमेंस हुआ था, फोर्स में नहीं आया था। फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 9th ऑफ नवंबर 1995 के अंदर। इसीलिए हम 9th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे। और इसी दिन शुरुआत होती है नालसा की। किसकी? नालसा की, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, 9th ऑफ नवंबर 1995 में। राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डे आता है 9th ऑफ नवंबर को उत्तराखंड डे। उत्तराखंड कब बना था? 9th ऑफ नवंबर 2000 के अंदर। उत्तराखंड की शुरुआत, उत्तराखंड जो एक स्टेट था, शुरुआत तो नहीं बोलेंगे, जो इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था वो 2000 के अंदर। ईयर कौन सा था? 2000 था और डेट क्या थी? 9th ऑफ नवंबर। 9th ऑफ नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक स्टेट बना दिया गया था। कौन सी स्टेट से अलग होकर ये बना था? ये बना था उत्तर प्रदेश से। यूपी से ये अलग हुआ था। जब अलग हुआ था तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उस टाइम पे इसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल। लेकिन उसके बाद 2007 के अंदर इसका नाम क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। राइट। तो जब ये अलग हुआ था उस टाइम पे इसका नाम था उत्तरांचल, बाद में 2007 में ये बन गया उत्तराखंड। थर्ड इंपॉर्टेंट डे आता है वर्ल्ड फ्रीडम डे। कौन सा है? वर्ल्ड फ्रीडम डे। वर्ल्ड फ्रीडम डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये रिलेटेड है एक हिस्टोरिक इवेंट से। किससे रिलेटेड है? हिस्टोरिक इवेंट। क्या हुआ था इस दिन? 9th ऑफ नवंबर 1989 के अंदर, 9th ऑफ नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल, उस टाइम पे क्या थी? उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी जर्मनी में। तो उस कोल्ड वॉर का एंड हुआ था 9th ऑफ नवंबर 1989 में। और जो बर्लिन वॉल थी, जो कि ईस्ट और वेस्ट बर्लिन, जर्मनी को ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन जर्मनी के अंदर है, तो उसको सेपरेट करती थी, उस वॉल को खत्म कर दिया गया था। जो बर्लिन वॉल थी उसको खत्म कर दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था। तो जर्मनी जो था वो एक हो गया था इस वॉल को खत्म करके। राइट। तो इसीलिए 9th ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फ्रीडम डे। एक तरह से इनको फ्रीडम मिल गई थी उस टाइम पे। राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज डे, उत्तराखंड डे और तीसरा है वर्ल्ड फ्रीडम डे। राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर ग्लोबली। ग्लोबली यंगेस्ट रेटेड, सबसे छोटा जो चेस प्लेयर है वो कौन बने हैं? उनका नाम है अनीश सरकार। कौन है? अनीश सरकार। छोटा सा बच्चा है। राइट। 3.25 साल का है, अभी 4 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, 3.25 साल का है। और इसको कौन सी रेटिंग मिली है? 1555 की रेटिंग मिली है। कब पैदा हुआ था? 26 ऑफ जनवरी 2021 के अंदर ये पैदा हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 3 years 8 months का है। राइट। नेक्स्ट है, हु विन पेरिस मास्टर्स 2024। पेरिस मास्टर्स 2024 किसने जीता है? कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टेनिस से। कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। जीता है अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने। किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने जीता है। किसको हराया है? हम्बर्ट को हराया है। कि कहाँ के प्लेयर हैं ये? जर्मनी के प्लेयर हैं।
नेक्स्ट है हु विंस ब्राजीलियन ग्रैंड प्री। ब्राजीलियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है उसमें ब्राजीलियन ग्रैंड प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है 15 डेज जल उत्सव। 15 दिन का जल उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। किससे रिलेटेड है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वाटर कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस देना और पानी हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है उस चीज़ों के बारे में बताने के लिए जल उत्सव जो है ये शुरू किया गया है। राइट, कब शुरू हुआ है? ये आई थिंक 6 नवंबर को ये शुरू हुआ था जल उत्सव। तो किसने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है नीति आयोग ने। किसने लॉन्च करा है? नीति आयोग ने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ महासागर। थर्ड एडिशन ऑफ महासागर किससे रिलेटेड है? ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग। मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड ये है महासागर। तो थर्ड एडिशन इसका हुआ है। तो किसने कंडक्ट करवाया है? 10 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। इंडियन ओशियन रीजन की जो 10 कंट्रीज है वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। कौन सी कंट्री ने ये कंडक्ट करवाया है महासागर? तो ये कंडक्ट हुआ है इंडिया के अंदर। कहाँ पे? इंडिया में। तो थर्ड एडिशन था इसका। वर्चुअल इंटरेक्शन हुई थी महासागर की। इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट करवाया था। कब? 5 नवंबर 2024 में। तो किसने कंडक्ट करवाया था? इंडियन नेवी ने। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग आए थे? एक तो इंडियन नेवी के ही चीफ थे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इसके अलावा जो बाकी की कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है वहाँ के जो नेवी के हेड है या मैरीटाइम एजेंसीज के हेड है या कोई भी सीनियर लीडरशिप है इंडियन ओशियन रीजन का, उन्होंने यहाँ पे आकर अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा था। कौन सी 10 कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इंडियन ओशियन रीजन की? तो कंट्रीज है बांग्लादेश, कॉमोरस, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल, श्रीलंका एंड तंजानिया। ये 10 कंट्रीज है जो यहाँ पे आई थी। राइट, जिनके हेड्स ने पार्टिसिपेट करा है। थीम क्या रहा है? थीम है ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन। महासागर की फुल फॉर्म क्या है? महासागर की फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। राइट, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो महासागर है ये क्या है? ये इंडियन नेवी ने ही इसकी शुरुआत करी थी 2023 के अंदर। कब हुई थी? 2023 के अंदर हुई थी। और इसकी जो मीटिंग होती है वो बाय एनुअली होती है, मतलब कि साल में 2 बार होती है। 2023 में 1 बार हुई थी और दो बार हो चुकी है 2024 के अंदर। तो इसीलिए अब जो एडिशन था वो थर्ड एडिशन था महासागर का। राइट, नेक्स्ट है 26th एडिशन ऑफ नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान मीटिंग, NOSDCP, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान मीटिंग। ऑयल स्पिल्स जो होते हैं, बड़े बड़े टैंक आते हैं जो ऑयल लेकर, तो पानी के थ्रू, ओशन के थ्रू जो जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो कई बार क्या होता है लीकेज हो जाती है, ऑयल स्पिल्स होता है, लीकेज होती है। तो जब ऑयल लीक होता है तो वो अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचाता है? हमारा जो ओशियन है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, मैरीटाइम इकोसिस्टम है, वो उसमें सफ़र करता है। तो उसी से रिलेटेड ये एक मीटिंग कंडक्ट हुई है। कौन से एडिशन की थी ये? 26th एडिशन की मीटिंग थी। तो किसने कंडक्ट करवाई है? तो इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया था हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट है एन ओपन सी सेलिंग एक्सपेडिशन। ओपन सी सेलिंग एक्सपेडिशन नाम क्या है? कोंकण रतन। नाम है कोंकण रतन। तो कहाँ से ये फ्लैग ऑफ हुआ है ये एक्सपेडिशन? तो ये एक्सपेडिशन जो है ये फ्लैग ऑफ हुआ है रत्नागिरी से। कहाँ से? रत्नागिरी से। एक ओपन सी सेलिंग एक्सपेडिशन है। तो रत्नागिरी में एग्जैक्टली कहाँ से? अल्ट्राटेक जेटी रत्नागिरी से। एम क्या है इसका? इसका मेन एम है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन समुद्री स्वच्छता, तक्षरी एंड सुरक्षा। समुद्री स्वच्छता के, हमारा जो समुद्र है, हमारा जो ओशियन है, हमें उसको साफ रखना है, स्वच्छता साफ रखना है। तस्करी क्या होता है? तस्करी होता है जो
इलीगल काम वहां पे हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है या ड्रग्स का इलीगल जो काम चल रहा है उसको रोकना है, और सुरक्षा प्रोटेक्शन का काम करना है, राइट। और कैंपेन की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हमारा समुद्र हमारी शान, हमारा समुद्र हमारी शान, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट है हरिकेन रफाल। हरिकेन रफाल रिसेंटली स्ट्राइक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? कौन से आइलैंड को हिट किया है हरिकेन रफाल ने? तो इसने हिट करा है रिसेंटली क्यूबा को। किसको हिट करा है? क्यूबा को। कौन सी कैटेगरी का था? तो ये था कैटेगरी 3 का, ये हरिकेन था। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, सबको पता है, लेकिन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं यूएसए के 47th प्रेसिडेंट। कौन से बने हैं? 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, और इसके साथ ही ये यूएसए के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं। ही इज 78 ईयर्स ओल्ड। कितने साल के हैं? 78 ईयर्स ओल्ड हैं, राइट। इससे पहले ये जब प्रेसिडेंट बने थे तो उस टाइम पे कौन से नंबर के थे? तो उस टाइम पे थे 45th प्रेसिडेंट। पहले 45th बने थे, अब बने हैं ये 47th प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। पहला वुडन सैटेलाइट नाम क्या है? लिग्नोसैट। नाम इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट नाम क्या है? लिग्नोसैट। टू बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री इसको लॉन्च करने जा रही है? तो इसको लॉन्च करा है जापान ने। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। अभी आई थिंक 12th को ये लॉन्च होगा। तो किसने बनाया है ये लिग्नोसैट? तो ये लिग्नोसैट बनाया है जापान ने। तो और ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है, छोटा सा सैटेलाइट है। वुडन सैटेलाइट क्यों बनाया गया है? स्पेस जंक को कम करने के लिए वुडन सैटेलाइट बनाया गया है, राइट। तो फिलहाल के लिए इसको भेजा जाएगा, इस पर स्टडी करी जाएगी कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो किसने बनाया है? क्योटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसको तैयार किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी के? क्योटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। अब होता क्या है, सैटेलाइट जाता है, जब वो वापस आता है तो वापस आकर जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है तो इन्वायरमेंट में आकर फ्रिक्शन में आता है तो वो टूट जाता है। तो अब मेटल का बना होता है, तो जो मेटल पार्टिकल्स है वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। अब अगर वुडन का होगा तो जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आएगा, री एंटर करेगा इन्वायरमेंट में, तो वो जल जाएगा। वुडन का होगा तो जलकर राख हो जाएगा। तो उससे क्या है, उससे हम जो मेटल पार्टिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट में हमारे इधर उधर बाद में घूमते रहते हैं, तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो भी सैटेलाइट वापस आता है, रिटायर्ड सैटेलाइट, जब वो वापस अर्थ पे आता है तो वुडन होगा, तो जैसे ही इन्वायरमेंट में एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही वो जलकर राख हो जाएगा। छोटा सा ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बनाया गया है, 10 सेंटीमीटर का है, 10 बाय 10 सेंटीमीटर का छोटा सा एक बॉक्स टाइप है, 10 बाय 10 सेंटीमीटर का, इस तरह का जैसे एक बॉक्स होता है ना, तो इस बॉक्स टाइप का है, 10 बाय 10 सेंटीमीटर का। कहाँ से लॉन्च हो रहा है? तो अनमैन्ड है, स्पेस एक्स रॉकेट से ये लॉन्च हो रहा है, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। कौन सी लकड़ी का बना है? वुडन का तो है, कौन सी लकड़ी का है ये? हनोकी लकड़ी का है। जो वुड का बना हुआ है ना, उस वुड का नाम क्या है? हनोकी। वुड का नाम है हनोकी। तो मैग्नोलिया ट्री से ये लकड़ी ली गई है। कौन से ट्री से? मैग्नोलिया ट्री से जो वुड ली गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हनोकी, और ये जापान का नेटिव ट्री है, राइट। नेक्स्ट है द बुर्का बैन। बुर्का बैन भी बोल सकते हो, फेस कवरिंग बैन भी इसको बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है ना न्यूज़पेपर में, तो उसमें बुर्का बैन ही हर जगह हेडिंग आ रही है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बुर्का बैन डाल दिया है। द बुर्का बैन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1st 2025 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बुर्का बैन जो है वो शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 के अंदर। कौन सी कंट्री इसको लागू कर रही है? तो ये आ रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर। कौन सी कंट्री में? स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कि आप फेस कवरिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है
कि जो फेस कवरिंग बैन है वो एरोप्लेन्स में अप्लाई नहीं होगा, या अगर आप किसी डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर प्रीमाइसेस के अंदर है तो वहां पे भी ये अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एरोप्लेन में आप अपना फेस कवर कर सकते हो, या किसी भी डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर प्रीमाइसेस के अंदर हो तो वहां पे भी फेस कवर कर सकते हो। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, किसी वर्शिप वाली जगह पे हो, किसी धार्मिक जगह पे हो, सेक्रेड प्लेस है, तो वहां पे भी आप अपना फेस कवर कर सकते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ इशू हो रहे हैं तो उस केस में फेस कवर कर सकते हो अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर आपका कोई ट्रेडिशनल कस्टम है तो उसके लिए भी फेस कवर कर सकते हो। वेदर कंडीशंस कुछ वैसी बनी हुई है तो उस केस में भी फेस कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे हो या किसी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फेस कवर कर सकते हो तो वो भी अलाउड है, और एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए भी फेस कवरिंग अलाउड है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है इसके साथ। अदरवाइज आप कहीं घूमने जा रहे हो, फेस कवर कर रहे हो विदाउट एनी रीजन, तो वो जो है उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा 1000 स्विस फ्रैंक का, राइट। अब स्विट्जरलैंड की बात आई है तो लोकेशन देख लेते हैं। यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड। कैपिटल क्या है इसकी, तो इसकी कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न इसकी कैपिटल है। तो नेबरिंग कंट्रीज फ्रांस है एक, तो नॉर्थ में जर्मनी आ जाती है, ईस्ट में ऑस्ट्रिया, और एक छोटी सी कंट्री और आती है यहाँ पे लाइकस्टेन, राइट, और साउथ में इटली। तो ये 5 कंट्रीज है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है स्विट्जरलैंड, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.